नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे माटी की मूर्ति रेखा चित्र, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र संग्रह है, जिसमें 12 रेखा चित्रों का संग्रह किया है। उसी के एक रेखा चित्र को हम सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है रजिया। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1899 को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, इतिहासकार, निबंधकार, कहानीकार और उपन्यासकार थे। इनकी मृत्यु 9 सितंबर 1968 को बिहार में हो गई थी। आइए सुनते हैं और देखते हैं कि रजिया की मार्मिक कहानी। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी की हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोड़ाई, बाह भर भर के बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वह छोटी सी लड़की, जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताज़ा हो उठी, जब मैं अभी उस दिन अचानक गाँव जा पहुँचा। हाँ, यह मेरे बचपन की बात है, जब मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता स्लेट पटक कर मौसी से छठ में पके हुए ठेकुए लेकर उसे कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेकी पर झूला झूलने का मज़ा पूरा करना चाह रहा था। उधर से आवाज़ आई, देखना बबुआ का खाना छू मत लेना। और उसकी आवाज़ के साथ मैंने देखा एक अजीबो रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हुई है। यह मेरे लिए रूप रंग सचमुच में अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है यह, और मुझे मेले पेटिये में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। कोई मुझे अवघड़ लिए जा रहा था कि मेरे गांव की एक लड़की की नज़र पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। मैं माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ चल बसी थी, इसीलिए उनकी इस एकमात्र धरोहर को मौसी आंखों में जुगो कर रखती थी। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं थी, किंतु न उनकी यह वेशभूषा, न यह रूप रंग। मेरे गाँव की लड़कियाँ कानों में बालियाँ कहाँ डालती हैं, और बाँह भर भर की कमीज पहनने उन्हें भी मैंने कभी नहीं देखा। और गोरे चेहरे तो मिलते हैं, किंतु इनकी आंखों में एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता है, वह कहाँ। और सचमुच चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर है। तभी तो मैं उससे एकटक घूरने लगा। वह बोली थी रजिया की माँ, जिसे प्रायः ही अपने गांव में चूड़ियाँ खचियाँ लेकर आते देखा था। वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसारे बैठी हुई थी, और कितनी बहू बेटियाँ उसे घेरे हुई थी, मुंह से भाव साव करती और हाथ से खरीदारों के हाथों में चूड़ियाँ चढ़ाती। वह सौदे पटाए जा रही थी, और अब तक अकेले ही उसे आते जाते देखा था। और हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता तो चूड़ियों की खांची जो ढो रहा होता। आज ये बच्ची पहली बार आई है, और न जाने क्यों उत्सुकता ने मेरी और उसे खींच लिया। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठक कर सहम गई। उसके पैर तो वहीं बंद गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और 1 कसार लेकर उसके हाथ में रख दिए। वह नहीं लेती थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में तो रख लिया, किंतु मुंह में नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ, क्या तुम्हारे घर में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? उसने ना में जवाब दिया और मुंह से नहीं के रूप में गर्दन हिला दिया, और कुछ बोली नहीं। और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर बाल की जगह जो लटें हिल रही थी, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगी। जब उसकी माँ नई खरीदारों की तलाश में मेरे आंगन से चली, रजिया भी उसके पीछे हो ली और खाकर मुंह धोकर उसके निकट में गया। और जब वह चली, जैसे उसकी डोर में बंधा, थोड़ी दूर तक मैं भी घिसटता चला गया। शायद मेरी भावुकता देख ही चूड़ी हरिणों के मुँह पर खेलने वाली अजस्त्र हंसी और चुहल में उसकी माँ बोली, बबुआ जी, रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर मुखातिब होकर मुस्कुराते हुए बोली, क्यों रे रजिया, यह दुल्हा तुझे पसंद है? उसका यह कहना था कि मैं मुड़कर भागा। ब्याह एक मुसलमानिन से? अब रजिया की माँ ठहाकर हंसी। रजिया सिमट कर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा। रजिया चूड़ीहारिन? वह इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों की गांव में भी शादी हो जाती है ना। और यह अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक प्रायः उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते
बढ़ता ही गया। पढ़ने के लिए शहर में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तब आता इधर तो रजिया पढ़ ही नहीं रही थी। हाँ, पढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती रही। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खचियाँ तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारों के हाथ में चूड़ियाँ पहनाने की कला वह जान गई। उसके हाथ मुलायम हैं, बहुत मुलायम। नई बहुओं की यही राय थी। वे उसके हाथ से चूड़ियाँ पहनना पसंद करती थी। उसकी माँ इससे प्रसन्न हुई। जब तक रजिया चूड़ी पहनाती वह नई नई खरीदारी ने फंसाती थी। रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। पहली भेंट की बात पाया था कि वह कुछ प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अजीब और अटपटे से। देखिए तो ये नई बालियाँ आपको पसंद हैं? क्या शहर में ही ऐसी बालियाँ मिलती हैं? मेरी माँ शहर से चूड़ियाँ भी लाती है। मैंने कहा, वह इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं वहाँ? क्या वहाँ भेंट हो सकेगी? वह बके जाती, मैं सुने जाता। शायद जवाब की ज़रूरत भी नहीं महसूस करती वह। कुछ दिनों के बाद पाया अब वह सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती है और जब कुछ बातें करती है तो ऐसी चौकन्नी सी कि कहीं कोई देख न ले। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी तो मेरी भौजी ने कह दिया, देखियो री रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजियो। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए और उनकी नीली आंखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने ध्यान से देखा, जब हम लोग कहीं मिलते हैं तो बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक चढ़ाए रहती हैं। रजिया बढ़ती गई, बच्चे से किशोरी, किशोरी से अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे। अब भी वह माँ के साथ ही आती, किंतु पहले वह माँ की एक छाया मात्र लगती थी। अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है। जब वह बहनों को चूड़ियाँ पहनाती होती तो कितने भाई तमाशा देखने के लिए वहाँ एकत्र हो जाते। क्या बहनों के प्रति अतृप्त भाव या रजिया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है। जब वह बहुओं के हाथों में चूड़ियाँ ठेलती हैं, पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते हैं। क्या अपनी नौढ़ा की कोमल कलाइयों पर कोड़ा करती रजिया की पतली उंगलियों को, और या फिर इसमें उन्हें रस मिलता है। पतियों से चुहल करने से भी बाज नहीं आती वे। बाबू, बड़ी महीन चूड़ियाँ हैं, जरा देखिएगा कहीं चटक न जाए। पतिदेव भागते हैं। रजिया खिलखिलाती है, रजिया ठट्ठा लगाती है। वह अपने पेशे में निपुण होती जाती है। हाँ, रजिया अपने पेशे में निपुण हो जाती है। चूड़िहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ हों, सस्ती, टिकाऊ, टटके से टटके फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़िहारिनों के बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाजो अदा में भी खोजा जाता है। जो चूड़ी पहनाने वाले को ही नहीं उसको भी मोह सके, जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। सफल चूड़िहारिन यह रजिया की माँ भी किसी जमाने में कुछ कम नहीं रही होगी। खंडहर कहता है कि इमारत तो शानदार ही रही होगी। ज्यों ज्यों शहर में रहना बढ़ गया, रजिया से भेंट दुर्लभ हो गई। और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों तक उसे अपने गांव में न देखा। पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सर पर लिए हुए है। मुझे देखते ही वह सहमी सुकड़ी और मैंने मान लिया यह उसका पति है, किंतु तो भी अनजान सा पूछ लिया, इस जमूरे को कहाँ से उठा लाई रे? इसी से पूछियो, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया। रजिया भी हंसी, बोली, ये मेरा खाबिंद है मालिक। खाबिंद? बचपन की उसी पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल लगी में जो कह दिया था, ना जाने वह बात कहाँ सोई पड़ी थी। अचानक जाग उठी और मेरी पेशानी पर उस दिन शिकन जरूर उठाए होंगे, यह मेरा विश्वास है। और एक दिन वह भी आया कि मैं खाबिंद बना, मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियाँ पहनाने। उस दिन यही रजिया आई। उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट ने, यह लूँगी वह लूँगी, और ये मुँह मांगी चीज़ नहीं मिली तो वह लूँगी, कि दुल्हन टापती रह जाएगी। हट हट, तू बबुआ को ही ले जाएगी तो फिर तुम्हारा यह हसन क्या करेगा? भौजी ने कहा। यह भी टापता रहेगा बहुरिया, कहकर रजिया ठट्ठा मारकर हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओहो मेरे राजा, कुछ दूसरा न समझना। हसन भी हंस पड़ा। रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी। किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटें आई और फिर किस तरह शादी हुई, और आज वह किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता है। ना जाने कौन सा डर लगा रहता है इसे। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहे होंगे दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया। जीवन का रथ खुरदुरे पथ पर आगे बढ़ता गया, मेरा भी रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई।
यह अचानक भेंट तो थी, किंतु क्या इससे भेंट कहा जाए? और अब मैं ज़्यादातर घर से दूर दूर ही रहता हूँ। कभी एक आध दिन के लिए घर गया तो शाम को और सुबह भागा। तरह तरह की जिम्मेदारियाँ, तरह तरह के जंजाल। इन दिनों मैं पटना में था, यूँ कहिए कि पटना सिटी के एक छोटे से अखबार में था, पीर बावर्ची भिश्ती की तरह। ये जो लोग समझते हैं कि मैं संपादक ही हूँ, उन दिनों ना इतने अखबार थे, ना इतने संपादक। इसीलिए मेरी बड़ी कदर है। यह मैं तब जानता जब दफ्तर से निकलता, देखता लोग मेरी ओर उंगली उठाकर फुसफुसा कर कह रहे हैं। लोगों का मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक युवक थे। एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए। हम पान खा रहे थे और कुछ चुहले चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू, वह औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है? चौंक कर मैं चौंक पड़ा। युवकों में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान मुझसे छिपी नहीं। औरत मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वह लड़का सिर पिटा कर भागा। पान खाकर जब लोग इधर उधर चले गए, मैं अचानक पाता हूँ मेरे पैर उसी ओर उठ रहे हैं जिस ओर उस बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा। परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा, किंतु इस चौक की शाम की रूमानी फिजा में किसी को किसी की ओर देखने की फुर्सत कहाँ। मैं आगे बढ़ता गया। देखा पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बढ़ी आ रही है और निकट पहुंचकर कह उठी, सलाम मालिक। धक्का सा लगा, किंतु पहचानते देर नहीं लगी। उसने ज्यों ही सिर उठाया, चांदी की बालियां जो चमक उठी। रजिया, यहाँ कैसे? मेरे मुंह से निकल पड़ा। सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। अब तो नए किस्म के लोग हो गए हैं ना। अब लाख की चूड़ियाँ कहाँ किसी को भाती हैं। नए लोग, नई चूड़ियाँ, साज सिंगार की कुछ और चीज़ें भी ले जाती हूँ। पाउडर, किलब, क्या क्या चीज़ें हैं ना जाने। नया जमाना, दिलों के नए नए मिजाज। फिर जरा सा रुक कर बोली, सुना था आप यहाँ रहने लगे हैं। मालिका में तो अक्सर आया करती हूँ, और यहाँ जब तक पूछो कि अकेली हो तो कि एक आध अवयस्क आदमी ने आकर सलाम किया। यह हसन था। लंबी लंबी दाढ़ियाँ, 5 हाथ का लंबा आदमी, 5 लंबा और मुस्टंडा भी। देखिए मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। यह कहकर रजिया हंस पड़ी। और रजिया वह नहीं थी, किंतु उसकी हंसी नहीं थी। वही हंसी, वही चुहल, इधर उधर की बातें भी बहुत सी करती रही और न जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया मैं कहाँ खड़ा हूँ और कोई देख तो नहीं रहा। किंतु वह फुर्सत दे तब न, जब मैंने जाने की बात की। हसन की ओर देखकर बोली, क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार हुचुम भर पेट भर ठूसे हो बाबू के घर पे। जब हसन पान लाने चला गया, रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे नहीं खरीदे जाते। अब हिंदू चूड़ियारें हैं, हिंदू दर्जी हैं। इसलिए रजिया जैसे खानदानी पेशे वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे गांव में यह पागलपन नहीं है, और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी और के हाथ से चूड़ियाँ भी नहीं लेती। हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ तो वह पूछने लगी, तुम्हारा डेरा कहाँ है? मैं बड़े पसों में पेश में पड़ गया। डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊँगी, यह भी रहेगा। क्यों मेरे राजा? यह कहकर वह हसन से लिपट पड़ी। बाबू, बाल बच्चों वाली हो गई हूँ, किंतु इसका बचपना नहीं गया। और दूसरे दिन पाता हूँ रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है। मालिक, ये चूड़ियाँ रानी के लिए, कहकर मेरे हाथ में चूड़ियाँ रख दी। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती ही हो, लेते जाओ, वहीं दे देना। नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पहना कर देखिए। और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने कहा, अब इस उम्र में? वह हसन की ओर देखकर बोली, इनसे पूछिए आज भी मुझे यही चूड़ियाँ पहनाता है या नहीं। और जब हसन कुछ शर्माया तो वह बोली, घाघ है मालिक, घाघ। कैसा मुंह बना रहा है इस समय, लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है ठठाकर हंसी, और इतने जोर से कि मैं चौंक कर चारों ओर देखने लगा। तो अचानक उस दिन गांव में पहुंच गया, चुनाव के चक्कर में, जहां न ले जाए और जिस जिस घाट का पानी न पिलाए और कहाँ न खड़ा कर दे। नाक में पेट्रोल के धुएं की गंध, कान में साए साए की आवाज़ और चेहरे पर गरद गुबार का अंबार, परेशान बदहवास। किंतु उस गांव में ज्यों ही मेरी जीभ घुसी, मैं एक खास किस्म की भावना से अभिभूत हो गया। यह रजिया का गांव है, यहाँ रजिया रहती है, किंतु क्या आज मैं उसे यहाँ भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चूड़ियारिन रहती है? हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती है। मैं वहाँ नेता बनकर गया था, मेरी जय जयकार हो रही थी। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे।
जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था, या यूं कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था। किंतु दिमाग में गुत्थियां उलझी थी। जीभ अभ्यासवश एक काम किए जा रही थी कि अचानक, लो यह क्या, वह रजिया चली आ रही है। रजिया, वही बच्ची। अरे रजिया फिर बच्ची हो गई। कानों में वे ही बालियां, गोरे चेहरे पर भी वे ही नीली आंखें, वही बाह भर भर की कमीज और वे ही लटें जिन्हें संभालती बढ़ी आ रही है। बीच में 40-45 साल का व्यवधान। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा, किंतु दिन में सपना। वह आती है जबरन, ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है, सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मालिक मेरे घर। मैं भौचक्का, कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग मुस्कुरा रहे थे, नेताजी आज की कलाई खुल रही है। ये नहीं, यह सपना है। किंतु कानों में सुनाई पड़ा, कोई कह रहा है, कैसी शेख लड़की। दूसरा बोला, ठीक ठीक अपनी दादी जैसी। और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी, यह रजिया की पोती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है। आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ करती है। बाबू फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए, ना जाने बेचारी जीती है या। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ, छोटे साफ सुथरे घर, यह लिपा पुता चिकना ढूर ढूर आंगन, भरी भरी गृहस्थी, मेहनती और दयावान की देन। हसन चल बसा, किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मंझला पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है। यह बच्ची बड़े बेटे की बेटी, दादा का सिर पोती के गोद में, दादी का चेहरा पोती में। बहू रजिया, ये दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े पुकार रही है, दादी ओ दादी, घर से निकल। मालिक दादा आ गए, किंतु पहली वह रजिया निकल नहीं रही। कैसे निकले, बीमारी में मैले कुचैले कपड़े मेरे सामने पहन कैसी आवे। रजिया ने अपनी पोती को भेज दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि हवा गाड़ी पर आने वाला नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ करेगा। और जब सुना मैं आ रहा हूँ तो बहुओं से कहा, जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दे, मालिक से कितने दिनों बाद भेंट हो रही है ना। उसकी दोनों पतोहूँ उसे सहारा देकर आंगन में ले आई। रजिया, हाँ मेरे सामने रजिया ही खड़ी थी, दुबली पतली रूखी सूखी। किंतु जब नज़दीक आकर उसने सलाम मालिक कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियाँ कहाँ गायब हो गईं, जिन्होंने उसके चेहरे को मकर जाल बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह जल उठा। चमक उठी उसकी नीली आँखें जो कटोरे में धंस गई थी, और चमक उठी वह चांदी की बालियां। और देखो, अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर फिर अचानक वही लटें चमक रही थी, वही लटें जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ्र और श्वेत बना दिया था। तो दोस्तों, इस तरह आप लोग सुन रहे थे रजिया नामक रेखा चित्र, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित माटी की मूर्ति रेखा चित्र संग्रह में संकलित है, जिसका संकलन उन्होंने 1946 ईस्वी में किया था। और यह रेखा चित्र नेट JRF के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। इसको सुनने से आपको अवश्य ही कुछ मदद मिलेगी। इसी आशा के साथ धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी या रेखा चित्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।